एक डबल स्टैंडर्ड आपके भाषणों में, आपके चरित्र में नजर आता है। जहां अरविंद केजरीवाल पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात करते हैं और दिल्ली में आके शराब के ठेके खोलते हैं। रमेश बिधूरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने सीधा सार्वजनिक मंच से आपके ऊपर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने 3000 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में लिए हैं। नारायणा में मनोज नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और उसके बाद जो है यहाँ का ठेका बंद हुआ है। तो आप ऐसी बात नारायणा में रह के करें, ये तो शोभा नहीं देता। महिलाओं को शराब पिलाने की ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं आप? तो कहीं ना कहीं पहले ये ठेका खुलवाया गया, उनकी कंसेंट थी, लेकिन जब बाद में ये मुद्दा बन गया, इनको लगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में तो फेल हो गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम फेल हो चुके हैं, भ्रष्टाचार हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तीन बार सरकार में होने के बाद भी पूरी नारायणा वार्ड के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पार्षद जी पूरे 5 साल नाराज रहे। कोविड के टाइम पे आप जाके पूछ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जमीन पे था और भाजपा का नेता, हमारा पार्षद, पूरे 2 साल नजर नहीं आया। फरवरी का महीना है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये मोहब्बत करने वालों का महीना है। इसमें कईयों के दिल जुड़ते हैं तो कईयों के दिल टूटते हैं। आमतौर पे ये नौजवानों के साथ होता है, लेकिन इस बार ऐसा ही कुछ राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली ने किया है। इस वक्त पुरानी फिल्म का ये मशहूर गाना उन कैंडिडेट्स के ऊपर बिल्कुल फिट हो रहा है जिन्होंने लगभग सेहरा पहन लिया था और राज्य निर्वाचन आयोग ने दुल्हन छीन ली। मैं बात कर रहा हूँ सीट रोटेशंस की और सीट रोटेशन के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों की, जिसके कारण एक गाना फिलहाल 272 वार्डों में कई उम्मीदवारों के दिलों के अंदर चल रहा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम वार्ड नंबर 104N नंडी एमसी में हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और कुछ दिनों पहले तक भावी उम्मीदवार विशाल सिंह हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सीट को एससी के लिए रिजर्व कर दिया है, इसलिए विशाल सिंह की उम्मीदवारी निरस्त हो गई। काफ़ी तैयारियां की थी विशाल, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने एक झटका दे दिया। इसको लेके मैं कई निगम पार्षदों से मिल चुका हूं। उनका कहना है कि बीजेपी को फेवर देने के लिए, एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर को कट डाउन करने के लिए ये काम हुआ है। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन समय समय पे ना उसकी जो एक जिम्मेदारी है उस पर सवाल उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकारें बैठी होती हैं, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए अपने अनुसार थोड़ा बहुत उसको मोल्ड कर लेती हैं, उसके आदेशों को। परंतु जैसा कि आपने कहा कि उम्मीदवारी खराब हो गई है, ये हो गया, हम इस बात को नहीं मानते। देखिए, हम मेहनत कर रहे थे, जनता की सेवा हम पहले भी करते रहे थे, जब हम चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी हमारा कोई विचार भी नहीं था, अब भी कर रहे हैं। और ये सीट एससी घोषित होने के बाद आप पता कर सकते हैं हमारे क्षेत्र में जाके कि हम उससे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि केवल चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं था। कहीं ना कहीं चुनाव लड़कर जीतकर सत्ता में बैठना, हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता अरविंद जी, उनका बेसिक मकसद केवल और केवल जन सेवा है। और उसी से उत्साहित होकर, उसी से एक प्रेरणा लेकर हम जन सेवा को ही अपना मकसद मानते हैं। कैसी जनसेवा की बात कर रहे हैं आप? एक डबल स्टैंडर्ड आपके भाषणों में, आपके चरित्र में नजर आता है। जहां अरविंद केजरीवाल पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात करते हैं और दिल्ली में आके शराब के ठेके खोलते हैं। रमेश बिधूरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने सीधा सार्वजनिक मंच से आपके ऊपर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने 3000 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में लिए हैं। देखिए, भाजपा के नेता तो कुछ भी बोलते हैं, तो आप काउंटर करिए इसको। सुनिए, वो कुछ भी कह देते हैं, वो बिना सिर पैर की बातें बोलते हैं। जहाँ तक सवाल ठेकों का है, तो अगर आप थोड़ी सी अपनी जानकारी ठीक करें तो जितने ठेके दिल्ली में इस पॉलिसी के आने से पहले हुआ करते थे, शायद उससे 3-4-5 ठेके कम ही हुए हैं, बड़े नहीं हैं। आगे बढ़ जाएंगे। आपने एक चैनल तो तैयार कर दिया ना, मेरी बात समझिए विशाल। बड़ी बात यह है कि आपने एक चैनल तैयार किया है। मैं नारायणा में बैठा हुआ हूँ। नारायणा में मनोज नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि
भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और उसके बाद जो है यहाँ का ठेका बंद हुआ है, तो आप ऐसी बात नारायणा में रह के करें, ये तो शोभा नहीं देता। देखिए, इस प्रकरण के बारे में आपको बताता हूँ क्या हुआ है। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, वो व्यक्ति कुछ दिनों पहले अपनी भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे पूर्व चुनाव में। उन्होंने दमखम लगा के आम आदमी पार्टी के कसीदे पढ़े, राघव चड्ढा जी के पूरे कसीदे पढ़े, अपने पुरानी पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक की लीडरशिप को गालियां बकी, उनको एक्सपोज करा, दबा के सारे काम करे। अब किसी कारण से वो यहाँ नहीं टिक पाए, उनका क्या उद्देश्य पूरा नहीं हुआ हम नहीं जानते, वो वापस भाजपा में चले गए। अब भाजपा में जाने के बाद उनकी वहाँ कुछ मेरे हिसाब से पूछ नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। तो हर वार्ड की तरह इस वार्ड पर भी भाजपा मुद्दा रही थी। उनको एक मुद्दा चाहिए था जिससे वो लोगों से कनेक्ट कर सकें, और ये जो लिकर पॉलिसी दिल्ली के अंदर आई है पूरी दिल्ली में, ये उनको मुद्दा मिल गया एक। हाँ, तो मुद्दा दिया ना आपने। महिलाओं को शराब पिलाने की ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं आप। मेरी बात पूरी नहीं हुई। उनको ये मुद्दा मिल गया कि ठेका बंद करो। हुआ क्या, देखिए, भाजपा का मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक भाजपा का कार्यकर्ता 8-9 दिन भूख हड़ताल पे बैठ के मरने की कगार पर आ गया, भाजपा के ही पार्षद से उस दुकान को सील करवाने के लिए। अच्छा, सुन रहा हूं मैं। अल्टीमेटली भाजपा के ही पार्षद जो हमारे यहाँ से हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, अभी भी शायद वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन हैं, उन्होंने ही उस दुकान को सील करा। ये तो अच्छी चीज हुई ना। देखिए, आप ये समझिए, देखिए ये ड्रामा नहीं है, मेरी बात समझिए। मैं आपको कागज खेलते हैं हम। क्या राघव चड्ढा को कागज नहीं गए थे? राघव चड्ढा को कागज गए थे, लेकिन राघव चड्ढा उदासीन थे, पंजाब में व्यस्त थे, गोवा में व्यस्त थे, चंडीगढ़ में व्यस्त थे। इसीलिए नगर निगम को ऑल्टरनेट वे निकालना पड़ा और उन्होंने कानूनी तर्ज पर उस ठेके को बंद किया है। अगर उन्होंने गलत तरीके से बंद किया तो आप खुलवाएं, क्योंकि आपने तो लाइसेंस दिया है उन्हें। आबकारी विभाग तो आपके पास आता है ना जी। आबकारी विभाग की बात नहीं है इसमें। नगर निगम हर कमर्शियल एक्टिविटी को ओपन करने के लिए दिल्ली के अंदर एक लाइसेंस इशू करता है। तो जिस नियम के तहत नगर निगम ने उस दुकान को सील करा है, तो क्या वो नियम दुकान अलॉटमेंट के टाइम नहीं था? ठीक है, आगे आप बात कीजिए, मैं काउंटर करूंगा। ठीक है ना। जिस मान लो XYZ फलाना पॉइंट देके उन्होंने उस दुकान को सील कराया, इसमें ये कमी है। तो जब नगर निगम ने उसको कमर्शियल लाइसेंस इशू करा होगा, तब भी तो वो चीज़ रही होगी। तो कहीं ना कहीं पहले ये ठेका खुलवाया गया, उनकी कंसेंट थी, लेकिन जब बाद में ये मुद्दा बन गया, इनको लगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में तो फेल हो गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम फेल हो चुके हैं, भ्रष्टाचार हम कंट्रोल नहीं कर पाए, 3 बार सरकार में होने के बाद भी पूरे नारायणा वार्ड के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पार्षद जी पूरे 5 साल नाराज रहे। कोविड के टाइम पे आप जाके पूछ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जमीन पे था और भाजपा का नेता, हमारा पार्षद, पूरे 2 साल नजर नहीं आया। आप जो बात कह रहे हैं नारायणा की जनता की, उससे जो बातचीत है मैच नहीं कर रही। मसलन कई ऐसे पार्कों का निर्माण आपके इलाके में हुआ है, चाहे वो HD जोशी पार्क हो, चाहे वो कई अलग अलग तरीके के पार्क हो, जहाँ पे जनता का सहयोग और निगम के सहयोग से पार्कों में ब्यूटिफिकेशन हुई है। आपके यहाँ तमाम तरीके की सड़कों का निर्माण हुआ है। और जब मैं सड़क की बात कर रहा हूँ तो विजेंद्र गर्ग, जो कि आपके पूर्व विधायक थे, जिन्होंने मेट्रो के आगे की जो सड़क थी उसका वर्क ऑर्डर पास करवाया था, वो कार्य चालू नहीं हो पाया। उसके बाद राघव चड्ढा ने आके नारियल फोड़ा और 4 महीने तक उस पर भी कोई काम चालू नहीं हुआ। तो MCD लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से उस रोड को चालू करवाने का कार्य करवाया और उसकी वजह से पंजाब से सुनने में आया कि विधायक जी को जल्दी जल्दी भाग के भी आना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। पहली बात तो देखो, हम और हमारे विधायक इस नेगेटिव पॉलिटिक्स में घुसते नहीं हैं। क्योंकि आप इस बात को छेड़ रहे हैं तो फिर वही बात है कि आप मुंह में हाथ डाल रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा। पत्रकार हूँ जी, मेरा काम है ये। नहीं, एक अप्रोच पॉजिटिव हमारी रहती है, पर आप पूछने मेरी भी पॉजिटिव ही अप्रोच है। आपको देखिए, ये मंच है, इस पे आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। ये आप पे आरोप लगा रहा हूं मैं, आप जस्टिफाई कीजिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको पूरा बोलने का। इससे ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच क्या होगी? आपके हर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक अप्रोच पॉजिटिव है कि हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। फलाने आदमी ने क्या नहीं करा, कब करा, क्यों नहीं करा, उसमें घुसेंगे तो समय खराब होता है। आपने बात की पार्कों की, कि जो पार्षद जी हैं हमारे, वो पार्क बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं।
जीर्णोद्धार कर रहे हैं, मैं दोबारा करता हूँ, रिपेयरिंग एंड जीर्णोद्धार। हाँ तो थोड़ा सा रिसर्च आप ये भी करिए कि जो ये महान कार्य करने की शुरुआत कब से हुई है। 2017 के अंदर वो पार्षद चुने गए थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शायद इस क्षेत्र के एक लौते पार्षद हैं जो निगम के उच्च पदों पे रहे हैं। शायद 2 साल तक तो ये अपने करोल बाग जोन के चेयरमैन रहे, अच्छा उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, अच्छा और अब वर्तमान में ये अपने नेता सदन है, नेता सदन है। तो इतने पावरफुल पदों पर रहने के बावजूद भी अगर कोई नेता केवल चुनाव से 6 महीने पहले या 5 महीने पहले आके कार्य शुरू करता है तो उसकी मंशा पे शक जाहिर है। कार्य शुरू या कार्य खत्म, देखिए दो चीज। मैं चूंकि मैं आपको बताऊं, मैं 3 पार्कों के उद्घाटन में पहुंचा हूं, तो इसका मतलब वो कार्य खत्म हुआ है। और उन पार्कों का मैंने कार्य भी देखा है, तो वो 1-1.5 साल का कार्य था। बाकायदा मैंने काउंटर सवाल भी किए हैं कि ये तो चुनाव नज़दीक आते ही, समीप आते ही कार्य किए गए हैं, तो इसका बड़ा एक जस्टिफिएबल रीज़न था जिसको काउंटर करना मेरे लिए मुश्किल था। आपके लिए आसान है तो आप करेंगे। कोविड क्राइसिस के दौरान आप लोगों ने भी तो मजदूरों को छुट्टी दे रखी थी ना, तो कोविड क्राइसिस के दौरान काम कैसे होगा? 2019 से 21 तक तो कोविड क्राइसिस बीच में आता रहा है। देखो ये दोहरा चरित्र हो गया। जब हम ये कहें कि कोविड क्राइसिस में मजदूर नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो भाजपा कहती है कि झूठ बोल रहे हैं। और इसी के बीच अगर हम हमारे उनके काम हो रहे हैं, उनके काम ये कह के हो रहे हैं कि हमने पिछले 2 सालों से लगातार काम चल रहा है, तो चरित्र तो आपको भी हुआ। नहीं, उनके पास मजदूर कहाँ से आ गए? यही तो मैं कह रहा हूँ, दोहरा चरित्र तो फिर आपका भी हुआ। कहाँ से आ गए मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक प्रॉब्लम जरूर आई है। कोविड के अंदर जब लेबर नहीं थी, लेबर की शॉर्टेज थी, तो कमी जरूर आई है, पर हमारे काम रुके नहीं है। आप डेवलपमेंट की बात आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं एक और सवाल लूँगा। मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, नारायणा है ये, थोड़ा सा मैं चूँकि दिल्ली के वो लोग जो नारायणा में आज तक नहीं आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बार दिल्ली यहाँ पे आप ज़रूर आइए, क्योंकि चिराग तले अंधेरा कैसे होता है इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं राघव चड्ढा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी प्यासी। क्यों? कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल प्यासी नहीं है। आप जाके देखिए, आप कहेंगे तो हम साथ चल लेंगे। अभी तो आप पहलवान गली वाली जो है इलाका है, वहाँ की कई ऐसी गलियां हैं जिनके अंदर पानी नहीं आ रहा। अगर परसेंटेज में आ जाए, हम देखो डेटा में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम दोनों। डेटा में अगर बात करें तो केवल और केवल 5-10 मैक्सिमम 5% ही ऐसी जगह होगी जहाँ पर पानी नहीं है। चलिए मैं इसके ऊपर सर्वे करूंगा। पानी भी मैं कह रहा हूँ मीठे पानी, अगर हम बात कर रहे हैं पानी नहीं है तो बात कर रहे हैं मीठे पानी की। क्योंकि क्या है, जो नारायणा हमारा गांव जो बसा हुआ है ना, इसकी टोपोग्राफी जो आप देखेंगे, आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे पहाड़ी भी है, घाटी जिसे कहते हैं, और बहुत ढलान वाली स्थिति भी है। तो और जो 5% जगह आपको बता रहा हूँ ना मैं, वहाँ पर भी पीने के पानी की अगर कोई समस्या है तो वो वहीं की लोकल किसी ना किसी कारण की वजह से बनी हुई है। जल बोर्ड की तो पानी की सप्लाई लाइनिंग का काम सारा बिल्कुल परफेक्ट है। कोई समस्या है तो वहीं किसी लोकल 4 घरों के, उन 4 घरों से कोई समस्या हो सकती है, उस वजह से नहीं पहुंचता पानी। विशाल जी, कितना पैसा लग जाता होगा एक व्यक्ति को 1 लीटर पानी लेने के लिए यहाँ पे, जीवन में पहली बार? मतलब समझा नहीं मैं क्वेश्चन आपका। फिर मैं सवाल रिपीट करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को 1 लीटर पानी जीवन में पहली बार यहाँ पीना है तो कितना पैसा लग जाता होगा? पानी घर में आ रहा है उसके, मुफ्त में आ रहा है। हरी हरी पाइपें देखी हैं आपने? आप ही के इलाके में है। नीचे एक मोटर लगी हुई है, एक मोटर ऊपर लगी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अपने यहाँ के इलाके में ये सुविधा अरेंज नहीं करवा पाया लोगों के लिए। मैंने लोगों से बात की है, 50-50 हजार, लाख रुपया खर्चा आता है प्लम्बर को, उसमें भी कोई काट जाए अगर गलती से वायर तो और पैसा खर्चा हो जाता है। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया आप कहाँ की बात कर रहे हैं। आप घाटी की बात कर रहे हैं। समस्या तो सही बता रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही बताइए आपने, पर मेरी बात बिल्कुल ठीक है कि जो समस्या बनी हुई है वो वहीं की लोकल लोगों की आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहाँ रहते हैं विधायक जी कि नहीं कर पाते इसको सॉर्ट आउट? कर दिया उन्होंने। जहाँ मान लो फलाने का घर X पॉइंट पे है और उसको Y पॉइंट से घाटी से नीचे उतर के पानी कनेक्शन वहां से लेना पड़ रहा है, तो उनके घर के सामने तक लाइन डाल दी गई है। आप जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए विशाल जी, एक पॉजिटिव अप्रोच में बात करते हैं। ये हरी पाइपें कब खत्म हो जाएंगी नारायणा से? हरी पाइपें खत्म होने के कगार पे हैं, काम चल रहा है। फिर भी डेट बताइए एक। डेट तो देखो हम ऐसे नहीं बता सकते। 2 साल, 3 साल, 4 साल?
देखो अगली बार जब ऑप्टिमिस्टिक आदमी हाँ मैं बताता हूँ आपको, अगली बार जब राघव जी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने आएंगे, जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, ज़्यादा वोट्स जीतेंगे, आप देख लेना। दोबारा ज़रूर आना, इसी घर में बैठ के इंटरव्यू करेंगे। मैं हमेशा रहता हूँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2000-4000 वोट फालतू ही मिलेंगे। अगली बार जब आप ये राघव जी चुनाव लड़ने आएंगे ना, तो कोई भी व्यक्ति पूरे वार्ड के, पूरे विधानसभा के अंदर, वार्ड की तो बात छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं कह पाएगा कि जी पानी नहीं आ रहा या सीवर की समस्या है। हार्डकोर समर्थक है। हार्डकोर समर्थक नहीं है, हम काम करते हैं, इसलिए हमें आइडिया है। मैं जब दिल्ली के अंदर जा रहा हूँ, जनरल पब्लिक से बात कर रहा हूँ, मेरी टीमें जा रही हैं, तो एक बात हम लोगों को बार बार सुनने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि एक अनार और सैकड़ों बीमार, इस फिलॉसफी पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स घूम रहे हैं। हर व्यक्ति को टिकट चाहिए, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में जुड़ा था उसे भी टिकट चाहिए, पार्टी बनने के बाद जो नेता जुड़े उनको भी टिकट चाहिए, 2015 में अन्य दल के जो लोग आए उनको भी टिकट चाहिए, 2019 में जो अन्य दल के लोग आए वो भी टिकट मांग रहे हैं। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जिसका जितना चढ़ावा उसको मिलेगी टिकट। तो कैसे टैकल करेंगे इन सब चीज़ों को? देखिए, चढ़ावे वाली बात इस पार्टी में तो चलती नहीं है। पक्की बात है। की बात है। क्यों कुमार विश्वास को नहीं मिली राज्यसभा की टिकट? अगर चढ़ावे वाली बात अगर यहाँ चलती, तो हम जैसे सामान्य घर से आने वाले व्यक्ति वो कभी चुनाव लड़ने की सोचते भी नहीं। बात है। तभी शोएब इकबाल को मटिया महल से टिकट मिल गई, पार्टी से 2 दिन ज्वाइन पहले करने से पहले। राम सिंह नेताजी, उनको टिकट मिल गई, 13 तारीख को ज्वाइन किया है पार्टी को, फिर टिकट मिल गई। सामान्य घर के आदमी को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप नाम भूल रहे हैं, सुशील गुप्ता हो गए, मिश्रा भी हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत से लोग हैं। शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए एक जनाधार भी चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्टर देख के आप टिकट नहीं दे सकते। हो सकता है एक आदमी बहुत आपका समर्थक रहा हो, वर्षों से आपके साथ काम कर रहा हो, पर पार्टी ये भी देखती है कि अगर इसको हम चुनाव को लड़वाएंगे, टिकट देंगे, तो शायद ये सीट ना निकाल पाए। और उसी के सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति है और वो भी ईमानदार है, लगता है कि पार्टी में आया है नया पार्टी छोड़ के, जैसा कि हमारे नेता बोलते हैं कि हर पार्टी में अच्छे आदमी हैं, पर वहाँ वो घुट रहे हैं, अगर उनको वहाँ से आज़ादी चाहिए, हमारे पास आते हैं तो हम उनको खुले हाथों से स्वागत है, और जो भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास सम्मान देने के लिए वो दी जाएगी। बीजेपी की तरह आपने भी एक वॉशिंग मशीन लगवा ली अपने ऑफिस में कि लोग आए और यहाँ पे पवित्र हो जाए। चलो आप ये तो मान गए कि बीजेपी ऐसा काम करती है। मैं तो ईमानदार पत्रकार हूँ जी, मैं तो सबका नाम लूंगा। पत्रकार को और सुनो, मैं अखिलेश यादव वाला ईमानदार नहीं हूँ, मैं रियलिटी वाला ईमानदार आदमी हूँ। चलो खुद वो अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। जब आपने बात बोली हो ना हो वो, जैसे मैंने जब मैंने बीजेपी के ऊपर सवाल किया तो आपको लगा कि मैं बीजेपी के लिए ये नहीं बोलूंगा, तो इसीलिए मैंने इसको जस्टिफाई किया। ठीक है कि मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मेरे को मैंने किसी की भैंस थोड़ी ना खोली है। क्या होता है, पत्रकार थोड़े डरते हैं। किससे? अमित शाह से। नहीं, थोड़े से डरते हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार आजकल आप लोगों से ज्यादा डरते हैं। ऐसा होता है ना, आपकी हमारी रीच अभी तक वहाँ तक है नहीं। ये तो मैंने सुना है एक जज साहब ने अमित शाह को बुला लिया था अपने कोर्ट में, तो उन जज साहब का आज तक पता ही नहीं पाया कहाँ है वो। अच्छा, जज से पता नहीं ना, आप करना रिसर्च, हमें तो उस लाइन में मत घुसाओ आप थोड़ा सा। चलिए खैर, आखिरी चीज, अगर यहाँ से पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जिसके साथ विशाल की ट्यूनिंग ठीक ठाक नहीं है, तो विशाल पार्टी देखेंगे या कैंडिडेट देखेंगे? देखो, इसमें 2 पॉइंट हो गए कि मेरी ट्यूनिंग किसी के साथ ठीक ठाक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। लेट्स सपोज अ कंडीशन, कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई है ही नहीं। आप किसी को भी टिकट दे दो, हम पूरे जितने अपने लगे हुए थे हम उससे ज़्यादा बल और दल के साथ उसके साथ लगेंगे। पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विशाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी रिगार्डिंग एमसीडी इलेक्शंस 2022। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 104N से जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे हम जल्द से जल्द आपको रूबरू कराएंगे। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।